जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर चेतन परसा। आप लोग का जो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ है उसी का डिस्कशन है। चलिए देखते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अजैविक संसाधन है? जैविक और अजैविक दो प्रकार के संसाधन होता है। जो संसाधन हमें जीव से प्राप्त होता है ना, किसी न किसी माध्यम से, जैसे सड़ने गलने के बाद भी हो या बहुत साल के वर्ष के बाद बदल जाने के बाद भी, ठीक। तो ऐसा जब परिवर्तन हो कि जब हमें उससे खनिज पदार्थ मिलता है तो इसे जैविक संसाधन कहा जाता है, ठीक। अजैविक का अर्थ होता है कि जिसमें जीव जंतु ना हो, माने डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। जीव जंतु नहीं हो तो वह क्या हो जाएगा? अजैविक। और जहाँ जीव जंतु का स्रोत मिले तहाँ क्या हो जाएगा? जैविक। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि मानव है जैविक, पक्षी है जीव, पेड़ पौधा भी आता है जीव। हमारे पास क्या नहीं है? नदी। तो नदी। प्रश्न तो इसे बहुत बढ़िया था आप लोग का। 90 नंबर से कम नहीं आना चाहिए, प्लस से रहना चाहिए। जिसका 90 से कम है समझिए उसका पढ़ाई में प्रॉब्लम है, अपना पढ़ाई सुधारिएगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेगुर किसे कहते हैं? ठीक। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? तो सब कोई जानते हैं कि रेगुर मिट्टी किसे कहता है जी लोग? काली मिट्टी को। काली मिट्टी को जिसके पास पेपर है लिख लेगा, उसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा। तो क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी, याद रहे। रेगुर किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को। काली मिट्टी का एक और नाम है कपासी मिट्टी। ये कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा हमारा महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसका होता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, देख लीजिए। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक खादर और एक बांगर। कहीं कहीं भाव भी लिखा रहता है भांगर मिट्टी, ठीक। अब बता देते हैं, खादर जो होता है नया मिट्टी होता है, नया नदियों के द्वारा और छेप करके जो मिट्टी लाया जाता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। हम लोग के पास सबसे ज्यादा मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि हम लोग गंगा और गंडक के बीच में, ठीक। और दोनों नदियों द्वारा मिट्टी जो है निक्षेपित करके लाया जाता है। अच्छा, इसी में जो पुराना मिट्टी हो जाता है उसे बांगर कहते हैं। पुराना जो हो जाए मिट्टी उसे क्या कहेंगे? बांगर मिट्टी। पुराना मिट्टी में क्या होता है आपका कि उपजाऊ क्षमता तनी कम होता है, किससे? खादर से। खादर में सबसे ज्यादा उपजाऊ की क्षमता होता है, ठीक। ये भी याद रखिए। जलोढ़ मिट्टी हो गया। अच्छा, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी का कोई ऐसा विशेष नहीं है। वहां भी जैसे अलग अलग मिट्टी में अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? काली मिट्टी। ये दोनों लिखाने का पक्ष था कि दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लेता है, कंपटीशन में भी पूछता है। बहुत से ऐसे कंपटीशन निकाल के एग्जाम देखिएगा कि सबसे उपजाऊ मिट्टी में से कौन सा है, तो इस हिसाब से क्या मारिएगा? जलोढ़ मिट्टी। अगर जब पूछ दे कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है तो जलोढ़, लेकिन पूछ जाए कि जलोढ़ मिट्टी में सबसे उपजाऊ कौन है? खादर, ठीक। आगे कह रहा है शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो जहाँ शरावती नदी बहती है वहीं अवस्थित है। तो शरावती नदी बहती है आपका कर्नाटक में, लिख लीजिए। कर्नाटक में बहती है, इसी पर आपका जोग जल प्रपात है, ये लिख लीजिएगा। शरावती नदी पर ही जोग जल प्रपात है। जल प्रपात पूछते हैं ना, अरे पहाड़ वहाड़ पर से पानी नहीं गिरता है झरने के तरह, झरने को जल प्रपात लिखते हैं। तमिलनाडु में है कावेरी नदी पर है मेट्टूर परियोजना। ये में तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कौन सा है? मेट्टूर परियोजना, पेपर में लिख लीजिएगा, मेट्टूर परियोजना, कावेरी नदी पर। उत्तर प्रदेश में है रामगंगा। उत्तर प्रदेश में है रामगंगा, लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में रामगंगा परियोजना कौन सा नदी पर? रामगंगा नदी, ठीक। राम, आगे
भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? भारत का जितना भूमि है उसमें कितना प्रतिशत पर जंगल है, बताइए लोग। भारत कितना है? 24.6%। अब लिख लीजिए, अगर क्वेश्चन ये बन गया भारत के पूरा जितना भौगोलिक क्षेत्र है या क्षेत्र है उसमें कितना प्रतिशत में जंगल पाया जाता है या वन पाया जाता है, तो कहिएगा 24.62% या 62%। 24.62%। लेकिन यही पूछ दे कि बिहार में कितना प्रतिशत में जंगल पाया जाता है या वन पाया जाता है, तो बगल में वो भी लिख दीजिए 7% लिख दीजिए। बिहार 7.1। बिहार का पूछा जाता तो बिहार में कितना है? 7.1% क्षेत्र में जंगल पाया जाता है। भारत देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक। अच्छा, एक और वन रिपोर्ट से सूचना मिला है, आप लोग का रिपोर्ट आया है जिसमें बिहार में वनों की प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ा है। ठीक। 27 देशों की अपेक्षा इस देश में बढ़ा है, जंगल के घनत्व जो डेंसिटी जो है बढ़ा है, घटा नहीं है। तो भाला हो उन लोगों का या वो वन विभाग लोगों का कि जो कड़ी मेहनत से जिधर तिधर पेड़ देख रहे हैं, लगा रहे हैं, जितना रास्ता है, नाला है, नदी है, जोरों से पेड़ घर लग रहा है। ठीक। ये बिहार के लिए बहुत अच्छे की बात। अगला बारी है प्रश्न का। कह रहा है नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो असम में। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, तो प्रथम जल नीति अपनाया गया था 1987 में। कब अपनाया गया था? 1987 में। लिख लीजिए। बिहार में किस वर्ष भयंकर भूकंप आया था, तो बिहार में किस वर्ष भूकंप आया था, तो लिख लीजिए लोग 15 जनवरी 1934। 15 जनवरी 1934 को भूकंप आया था। 8 पॉइंट समथिंग तीव्रता नापा जाता है ना भूकंप का, तो भूकंप का तीव्रता नापा गया था तो था 8 दशमलव यानी कुछ था, जो भूकंप का बहुत बड़ा झटका आया था, जो नेपाल और बिहार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ठीक। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र है, तो जानते हैं ना लोग कि देखिए आज के डेट में विद्युत कैसे कैसे उत्पादन किया जा रहा है। पहला पवन चौकी के माध्यम, बड़े बड़े पंखा द्वारा हवा माध्यम से भी विद्युत उत्पादन किया जाता है, जल के वेग से भी उत्पादन किया जा रहा है। हमारे पास ना समुद्र, हाँ एक चीज है हमारे पास, जल का स्रोत है, लेकिन उसमें खर्चा बहुत है जो हमारे बिहार सरकार के पास पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। ये तो देखिए कोसी नदी, गंडक नदी है। ठीक। जो केंद्र सरकार के सहयोग से दो देशों के बीच में जो डैम बना के विद्युत उत्पादन किया जाता है वही तक सीमित है, जैसे गंडक नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना, इधर सोन नदी परियोजना। लेकिन वहां बीच में भी बनाया जा सकता है परियोजना करके। ठीक। लेकिन संभव नहीं हो पाता है। हमारे बिहार में सबको जानते हैं बहुत सारा नदियों का जाल बिछा, छोटे बड़े, लेकिन यही है कि कुछ नदी जो है हम लोग के पास वो हिमालय से निकलती है तो हमेशा बहते रहती है, लेकिन कुछ बरसाती है, बरसाती नदी पर ही डैम बना के किया जाए ये, क्योंकि उसका बहाव कम होगा ठंडी में, तो उत्पादन विद्युत किया जा सकता है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचता है, एक बचता है तापीय विद्युत परियोजना, एक आप लोग जानबे करते हैं थर्मल जो यूरेनियम वगैरह से प्राप्त किया जाता है। तब ये तीनों जगह बिहार में विद्युत उत्पादन होता है, बरौनी में भी, कहलगांव में भी, कांटी में, मुजफ्फरपुर कांटी में तो जानबे करते हैं, नामे सुनते हैं, ये हम लोग का पड़ोसिया एरिया है मालवे में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये तो बहुत लोग आप लोग में पता होगा, कुछ पता हो ना हो, लेकिन ये तो विशेष कभी कभी चर्चा कर दिया जाता है क्लास में। क्या नाम मारेंगे लोग? गोपाल कृष्ण, उनके बारे में जानते हो लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार विजेता, गीतांजलि, ठीक, जनगण मन के रचयिता, डब्ल्यू सी बनर्जी 1885 कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष, ये भी बिपिन चंद्रपाल जो थे, ये भी एक स्वतंत्र सेनानी थे, ये लेटर और कवि ऐसी में पत्रिका के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। निम्न में से कौन
मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं है, तो जर्मनी नहीं है कि फ्रांस नहीं है कि रूस नहीं है कि ब्रिटेन नहीं है। तो देखो विश्व युद्ध हुआ था तो दो क्षेत्र में बटा था, एक था धुरी राष्ट्र और एक था गुट राष्ट्र। अब गुट राष्ट्र में लिख लीजिएगा गुट में कौन कौन था, तो जर्मनी छोड़कर सब था। जर्मनी दूसरे तरफ से था, जर्मनी हटा दीजिए क्योंकि नहीं है पूछ रहा है, और जर्मनी के जगह पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जोड़ दीजिए। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, प्लस में लगा दीजिए और लिख दीजिए अमेरिका। ठीक, यूएसए भी लिख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब बाद में शॉर्ट फॉर्म भुला जाइएगा तो उसका लगेगा पढ़ने, इसलिए लिख लीजिए अमेरिका, सीधा सीधा रहेगा। ठीक, अच्छा ये भी लिख लीजिए गुट निरपेक्ष धुरी राष्ट्र में कौन था, जर्मनी, इटली, जापान। एक जगह लिख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ मित्र राष्ट्र पद दिया, उसके बाद गुट राष्ट्र पद या धुरी राष्ट्र पद, धुरी राष्ट्र लिख लीजिए। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान था, जर्मनी, इटली और जापान, ये था लोग धुरी राष्ट्र में, लिख लीजिए लोग। अरे ये तो हईले है, निम्नलिखित में कौन सा मित्र राष्ट्र है, तो मित्र राष्ट्र में क्या है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस है, एक अमेरिका जोड़ देना। अगला टॉपिक क्या लिखना है कि आपके पास क्या न थी, धुरी राष्ट्र में कौन था, तो धुरी राष्ट्र में लिख लीजिए जर्मनी, इटली, जापान। हो गया। जापानी पर ना हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया था कि अब वही हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया है, 6 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त हिरोशिमा दिवस या नागासाकी दिवस मनाया जाता है। तो ये अगस्त अब बीतिए रहा है ना, इसी में अगर जो आप लोग अपडेट रहते या बहुत सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उसके बारे में पता रहता है। बहुत सा चढ़ा भी है वीडियो, जेने तेने बहुत यूट्यूब फॉर्मेट पर चढ़ा है, आपका फेसबुक पर बहुत लोग चढ़ा है, इंस्टाग्राम पर चढ़ा है, तो आप चैनल, टीचिंग चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा लोग, तो पता चलेगा, चाहे टेलीग्राम, ठीक, कि कौन सा सेलिब्रेशन कौन दिन है। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पर का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था, तो किस में हुआ था जी, बांग्ला भाषा में। अब इसका भी इतिहास लिख लीजिए लोग, ये साप्ताहिक पत्रिका है, साप्ताहिक लिखिएगा लोग, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा का साप्ताहिक पत्रिका है। ये राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित किया जाता था। ठीक, राजा राम मोहन राय के बारे में बताने की जैसे विशेष जरूरत नहीं है, चूंकि आप लोग के क्लास में बहुत बढ़िया से चर्चा हो चुका है, चूंकि सती प्रथा के विरोधक। अच्छा और भी चीज बता देते हैं, राजा राम मोहन राय का अब बता दिया समाज के मुद्दे है, इसके जगह पर अगर दे देता मीरात उल अकबर, मीरात उल अकबर, तब क्या करते, तो वही लिखे हैं तो वो भी लिख लीजिए, मीरात उल अकबर, राजा राम मोहन राय संपादक किए थे, लिख लीजिए तो मीरात उल अकबर। अब एक और विशेष बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया जो आप लोग के एग्जाम ही नहीं, अब बिहार पुलिस अब एग्जाम चल रहा है या आप लोग का दरोगा का एग्जाम होगा या विशेष कोई एग्जाम भी होगा, तो उसमें ये पूछता है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है, तो चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक, अगर ये पूछ भी दे कि कब, तो 15 सितंबर 1805, 15 सितंबर 1805। अब क्या था, तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के मतलब है कि प्रतिबंध लगाया गया था। इसके पहले वाले जो
व्यास थी लॉर्ड रिपन या जो भी गवर्नर आए थे अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए गए थे, वो क्या किए थे, पेपर पर अब प्रतिबंध लगा दिया था जो भी अखबार छापता था। क्योंकि लोग मनमानी ढंग से, अपना मनमानी ढंग से क्या छापा जाता था। अब हम भारतीय हैं तो भारतीय को स्वतंत्र कराने के लिए हम भारतीय मूल के ही पेपर पर अपना कुछ विशेष लिख के देंगे कि लोगों में जोश आएगा और अंग्रेज के खिलाफ लड़ेगा। तो वो लोग, अब उसमें क्या किया गया कि इसी में इन लोग प्रतिबंध लगा दिया, पूरा पाबंदी कर दिया। तो इन्होंने स्वतंत्रता दिया, मेडकॉफ ने स्वतंत्रता दिया। इनसे भी नाम जुड़ा है लॉर्ड लिटन। ठीक, लिख लीजिए लॉर्ड लिटन जो है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिख लीजिए। जिसके पास पेपर नहीं है वो कॉपी निकालिए, कॉपी पर लिखिए 1878 लिख लीजिए। कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कोई बता सकता है क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था ये? बोलिए कोई। नहीं पता है? वर्नाकुलर प्रेस एक ऐसा नियम लाया था। पहले तो पेपर की स्वतंत्रता दे दिया गया। कब? 1837 में। तो अब लोगों को छूट मिल गई। छूट मिल गया ना, तो सोचा लोग कि अंग्रेज तो अंग्रेजी में पेपर पढ़ जाता है, तो हम लोग क्षेत्रीय भाषा में पेपर लिखे हैं और सूचना का प्रचार करें। तो हम पेपर अंग्रेजी माध्यम में लिखेंगे तो अंग्रेज पढ़ के जान जाएगा। तो बंगाली में लिखे, मराठी में लिखे, तुम्हारा ये एरिया के जो चलता है एरिया में जो भाषा उसमें लिखे, तो एरिया के लोग समझेगा, बाकी लोग नहीं समझेगा। ठीक, इसी के विरोध अंग्रेज ने लाया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कि आप जो भी हैं सबको पेपर किस भाषा में छपना होगा? अंग्रेजी में। इसमें छपना होगा अंग्रेजी में। ठीक, तो बहुत पेपर मालिक ने क्या किया, रातों रात अपना भाषा चेंज कर दिया। आज हिंदी से छपाया था, बिहार से का नियम लागते बिहार से अंग्रेजी छपाया। ठीक, किसके प्रेस पर ताला लगा था बता सकते हैं आप लोग? विद्यासागर द्वारा संचालित लोग। वहां भी बताए ये दिक्कत समझ। अच्छा, पूछा जाए लॉर्ड रिपन और लॉर्ड हेस्टिंग, ये लोग था, इन लोग का भी बहुत बड़ा काम है। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहला फैक्ट्री एक्ट आया। पहला फैक्ट्री एक्ट लॉर्ड रिपन के काल में आया था। इल्बर्ट बिल भी रिपन के काल में आया। पहला फैक्ट्री एक्ट क्या क्यों आया था कि जो भी 14 वर्ष से नीचे या 10 वर्ष से नीचे लड़का है उसे भारी काम ना कराना है, बल्कि काम भी ना करना। ठीक, 8-10 वर्ष के नीचे के लड़का के काम कराना ही नहीं है, 14 वर्ष के नीचे का लड़का है तो उसे हल्का काम कराना भी है तो कराना। ठीक, ये लाया गया। लॉ लॉ और रॉक की नीति किसने अपनाई थी जी? बिस्मार्क ने। एग्जाम आपको पूछेगा कि भारतीय इतिहास का तो नहीं है, लेकिन फ्रांसीसी और जर्मनी इतिहास में इन लोगों के बारे में चर्चा। तो इसमें आपको लेनिन के बारे में, बिस्मार्क के, गैरीबल्डी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा लोग, क्योंकि ये तीनों पर प्रश्न बनता है, या छोटा मोटा तो छोड़िए दिगुतरीय बनता है, क्या भूमिका थी। ठीक, इस पर विशेष बनता है, दिमाग में बात रखिएगा। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रेलिया के? लिख लीजिए लोग। ब्रेस्ट लिटोवास की संधि किन देशों के बीच में हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच। अब कब हुआ था? तो लिख लीजिए 3 मार्च 1918। 3 मार्च 1918। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो लिख दीजिए लोग, जर्मनी का सम्राट बना। ठीक,
इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान। ठीक। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक। उद्यान के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक। आप लोग भी जानते हैं कि उद्यान बहुत सा है भारत में। एक एक राज्य में 5-5, 6-6, कहीं कहीं 10-10 उद्यान है। तो उसमें लिस्ट बनाइएगा लोग, और जो जो प्रमुख उद्यान होगा वह याद करिए। ठीक। जैसे दुधिया, असम वाला 3 को जो बताते हैं हमेशा। ठीक। अच्छा भाई, सर्च मार के देख, हम लोग भी देख लेते हैं। आ जाना चाहिए उतने से। 106 गो राष्ट्रीय उद्यान। तो 106 में तो पूछे हम लोग को याद करना होगा। देखते हैं। दिखाई दे रहा है ना जी? अंडमान निकोबार में देखिए, नॉर्थ बटन आइलैंड है। इसमें उतना इम्पोर्टेंट, महात्मा गांधी देख लीजिएगा लोग, मरीन नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश वाला में देख लीजिए, दुइये गो है। और अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा याद रखिए, पूछता है बार बार। असम में तो कहने का बातें नहीं है न, काजीरंगा पूछता है, मानस पूछता है, सबसे ज्यादा पूछता है काजीरंगा और मानस। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में दिया हुआ है, गुजरात में है गिर, सब कोई जानते हैं, पूछता है। इसमें कांगेरी और इंद्रावती पूछता है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद पूछता है यहाँ सुल्तानपुर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में। इसमें नहीं दिया है जी। झारखंड में बेताल नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश वाला जरूर देख लिया जाए, कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क। एक महाराष्ट्र वाला देख लिया जाए, संजय गांधी नेशनल पार्क। मणिपुर, मेघालय, उत्तर प्रदेश वाला देख लिया जाए, रतन भोरे नेशनल पार्क ये पूछता है। तमिलनाडु हो गया, मुदुमलाई पूछता है। तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। ये सब इम्पोर्टेंट है जो हमेशा आप लोग को। उत्तराखंड में नंदा देवी टीम कारपोरेट इसका पूछता है। राजा जी नेशनल पार्क पूछता है। बस हो गया। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा वाला तो सबको जानते हैं। सुंदरबन लगा कि बस पश्चिम बंगाल टेंशन मार दीजिएगा, और नहीं पढ़े रखिएगा तो उसका तो बातें अलग है, तो सब मार दीजिएगा। ठीक। आगे क्या कर रहा है? भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? मतलब 1 नंबर पर आता है, तो अवरक में 1 नंबर पर। ठीक। इसके साथ साथ लिख लीजिए, मैग्नीज में हम लोग 2 नंबर पर आते हैं। मैग्नीज पर 2 नंबर। ठीक। अच्छा, तांबा में 30 नंबर। आप बक्साइड में लिख लीजिएगा लोग 5 नंबर। बक्साइड किसका मुख्य स्थल है?
हैं? एल्युमिनियम। यानी बोलिए लोग कि लगे कि हाँ थोड़े डरा के मत बोलिए लो अगला प्रश्न वही है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो बैक्साइड का। अच्छा, कोई बता सकता है लोहा का मुख्य या खनिज? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अच्छा, तीन का होता है कैसीटराइट। कैसीराइट लिख देते हैं, तीन वाला लिख लीजिए लोग। कैसीटराइट हो गया। दामोदर घाटी पटना किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। दामोदर नदी झारखंड से निकल पाती है, छोटा नागपुर के पठारी होते हुए झारखंड में जाती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन है महाराष्ट्र। भारत में तो पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश। यूपी है नंबर 1 पर। दक्षिण भारत का पूछेगा तो महाराष्ट्र। अब भारत का पूछेगा तो यूपी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है गन्ना उत्पादन। ठीक, सुना यहाँ। अगर जो उत्तरी भारत में कहता, दक्षिणी भारत है, उत्तरी भारत में कहता गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश। पूरे भारत में सबसे राज्य कौन सा गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक। बिहार आपका आता है दलहनी वगैरह। हमने ये बड़ी सबसे ज्यादा दाल भात चोखा के जानते बड़ा। अब हम लोग आते हैं कुछ साइंस पर चर्चा करते हैं। 20-20 प्रश्न का जो सेट लेके आप लोग का जो टेस्ट हुआ है उसी का डिस्कशन चल रहा है। अब आगे अगला सेशन है हम लोग का साइंस का। साइंस का पहला ही क्वेश्चन मजेदार था। जैसे सोशल साइंस का पहला ही क्वेश्चन मजेदार था, उसी प्रकार साइंस का भी पहला क्वेश्चन मजेदार है। अगर जो आप में पागलपन कल हुआ होगा तो गलत सलत मार सकते, क्वेश्चन में कोई दबाव नहीं। ठीक, इसमें 90 प्लस अगर एक से कम आता है तो आपके अपने ऊपर सोचना पड़ेगा कि हमें पढ़ाई में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम है। ठीक, ना बाकी तो मने मने सब मिला लिए होंगे लोग कि हमारा कितना सही है कितना गलत है। बहुत सब पढ़निहार स्टूडेंट होता है कि टेस्ट देने के बाद उसको बेचैनी लगे कि जाकर दिखाए कितना मेरा सही हुआ है। ठीक, सबसे ज्यादा वो अपना गलती पर फोकस करता है कि हम मॉर्निंग शॉप वाला ना होता है, पेपर देते हैं तो एक शॉप वाला क्वेश्चन आता है तो दो ऑप्शन आता है, मार दिए। सबसे ज्यादा बच्चा जाके वही निकालता है। ऐसा हम लोग पर भी लागू होता है। हम लोग भी कोई एग्जाम देते हैं तो बाहर निकलते हैं, सबसे पहले मोबाइल से सर्च मार के डाउट वाला देखते हैं। मारे हैं डाउट वाला, चूंकि उसके ऑप्शन दो दो को दिमाग पे नाच रहा है। ठीक, तो जौन मार दिए हैं अगर जो आंसर दे देता हूँ किसी का ठिकाना नहीं। मार दिए हैं वो ना दे के दूसरा दे दे जाना पर शौक था कि पहले यही होना चाहिए। तो बड़ी अफसोस होता है कि वो जानते हुए भी गलती हो गया, वहाँ सस्पिशन में गलती हो गई। ठीक, अब किस्मत बढ़िया होगा तो सही वाला जाएगा, गया तो गया। देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सब कल ही आईपीएससी पर आ रहे थे तो इसमें बताए थे। इसका क्या नामांकन होगा बता सकते हैं आप लोग? एक बोलिए। इथेनॉल होगा। क्या होगा? इथेनॉल। अच्छा, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि ग्लूकोज होगा। कार्बन C6 देख के टर्म से नाम मार दीजिएगा लोग, पूरा फॉर्मेट। अगर जो C6 खाली देख के मारे होंगे लोग तो एग्जाम से बाहर हो जाइएगा लोग। क्लियर है? सबको कितना पे रटे हैं? प्रकाश संश्लेषण में भी पढ़े हैं कि C6H12 पढ़े हैं लोग। बस हो गया ग्लूकोज का रासायनिक। ऐसे सबका रासायनिक नाम तो है कुछ ना कुछ, लेकिन हम लोग का पूछ रहा है ग्लूकोज का रासायनिक। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र देखो। अगर जो इसका नाम पूछे तो लिख लीजिएगा लोग, इसका नाम कहा जाता है बेंजीन हेक्सोल। बेंजीन हेक्सोल, बेंजीन हेक्सोल कहा जाता है इसका। ठीक, अच्छा इसमें बताइए लोग, कह रहा है सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है? तो चर्चा तो कल भी चला था, सोडियम का परमाणु संख्या का। अच्छा, किसका 17 होता है बताइए लोग? है क्लोरीन का होता है, तो लिखिए क्लोरीन।
किसका 20 होता है? लिख दीजिए कैल्शियम। किसका 14 होता है? सिलिकॉन 14। हो गया, सब लिख दीजिए, टेंशन नहीं रहेगा। अगला है लेटेक्स पाया जाता है कनेर के पेड़ में। अगला क्वेश्चन है एंड्रोजेंस पाया स्रावित होता है उसका वृषण से। अंडाशय द्वारा स्रावित होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके द्वारा दो होता है, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ग्रहणी द्वारा होता है सिक्रेटिन एंजाइम। अमाशय द्वारा सबको जानते हैं पीत रस, बाइल जूस या एससीए। एससीएल लिखिए, एससीएल तो एक जगह लिख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस पाचक रस। पाचक रस को अंग्रेजी में बाइल जूस कहा जाता है। ठीक, तो इसका दोनों नाम देगा एग्जाम में, बाइल जूस भी कह देगा, ये भी कह। हो गया। वर्तिका भाग है किसका जी? बोले लो। अंडाशय का। चलिए ठीक है। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग बनाता है। क्या बनाता है? अच्छा, क्वेश्चन छूट गया। ग्रहणी भाग क्या है? बोलिए लो। हाँ जी, गुड। ग्रहणी जो है किसका भाग है? तो छोटी आंत का है, लिख लीजिए। देखो, नासिक छिद्र यानी नाक, लैरिक्स, ट्रैकिया, फेफड़ा ना काची से है? बोलिए लो। फेफड़ा तो सीधा है श्वसन तंत्र, और नाक की बात कर दिया तो श्वसन तंत्र। नाक में उत्सर्जन, जनन और पाचन नहीं होता, सीधा बात है, श्वसन। पादप में जाइलम उत्तरदायी है काहे के लिए जी? बोलिए लोग। जल का संवाहन के लिए। आप पूछ देता कि फ्लोएम काची के लिए उत्तरदायी है, तो भोजन के संवाहन, भोजन ना फैलाता है। जाइलम का मतलब जल के द्वारा घुलक खनिज पदार्थ खुले जाइलम। फ्लोएम का काम है बने हुए ग्लूकोज को हरेक बॉडी के पार्ट में पहुंचाना। जिबरेलिन, जिब्रेलिन एक क्या है? पादप हार्मोन है, पढ़ा ना जी? और नीचे देवे किया है। पेड़ पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, 4 गो है, 5वां लिख दीजिए ऊपर वाला जिब्रेलिन, एक के जगह जुड़ा हुआ। इथिलीन, साइटोकाइनिन, एब6, ऑक्सिन, एक पड़े हैं ऊपर जिब्रेलिन। ये पांचों पेड़ पौधा में हार्मोन्स पाया जाता है। अब पांचों पाया जाता है तो इथिलीन को कहते हैं फल पकाने वाला। ठीक, कौन सा? फल पकाने वाला हार्मोन। ठीक, इसका मेन आंसर होगा एब6। क्या होगा? एब6। एक कारण पतिया मुरझाती है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो सबको जानते हैं कि जिस 10 तक अष्टक पूर्ण करता है, तो 10 के बाद एक्स्ट्रा को गो है? 2 गो। तो नियोन के बाद सोडियम और सोडियम के बाद, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो संयोजकता कितना होगा? जाहिर सी बात है 2 को होगा। निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन के से लोहा द्वारा होता है? तो किसका? तांबा का। बढ़िया। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? किण्वन द्वारा किया जाता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? कैल्शियम ऑक्साइड। कहाँ है? यही है। अच्छा, चूना पत्थर पूछा जाए इसमें कौन है? तो ये चूना पत्थर है। कैल्शियम कार्बोनेट,
इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बूझे हुए चूना। सबका नाम लिख दीजिए, आपको सुना दीजिए लोग। आयोडीन युक्त नमक दोनों है, ए है बी है, यानी मार दीजिए सी ऑप्शन। इसका सी सही, उसका सही। अरे वहां भाग लो लोग, दोनों में तो आयोडीन मिले और दोनों में सोडियम मिल रही, फर्क है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बता दीजिए लोग। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यही ना होता है। कैथोड किरण की उपस्थिति, क्या उपस्थिति रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहता है। कवक में पोषण कौन सी विधि द्वारा, मृतजीवी। लिखिए, प्रतिरोधकों को एक संयोजन में से प्रतिरोध हटा लेने पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब यह संयोजित रहेगा तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा। एक कमरे पर 60 वाट 200 वोल्ट और 40 वाट 200 वोल्ट के बॉल लगेब तो 100 वोल्ट देब तो 25 वाट की पूर्ति करते। ये आपका साइंस का अध्याय भी। अब हिंदी का आंसर आपको बताना है आप लोग। चलिए पढ़ो, पहला क्वेश्चन क्या है। अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए। अति। नेक्स्ट, इनमें से कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो लिख दीजिए लोग क्या चीज, महेंद्र। लिख दीजिए महेंद्र। नेक्स्ट तुम बोलो। से प्लस आयन पदों की संधि है। बोलिए। बी। नेक्स्ट, कस के बोलिए लोग। निम्न में से कौन भी शब्द संधि का उदाहरण है, तो यशोदा। हम ये बोल देते हैं, खाओ के नहीं आए होंगे। बोलिए लोग, शुद्ध शब्द कौन सा है, आगामी। बोलिएगा लोग सामूहिक। सोहन मोहन को रुपए देता है किस कारक का उदाहरण है, बोलिए लोग। कर्म कारक का। ठीक। सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है, आपादम। शुद्ध शब्द चुनना है, बताइए लोग तो क्या होगा, प्रशंसा। मगमा किसके लिए मिठाई रखी थी, बोलिए लोग। पोता के लिए, कहानियों में हुए है। दादी का पोता से सबसे ज्यादा लगा, पोती से भी ज्यादा। मदुरे को अंग्रेज किस भाषा में मदुरा जानते थे, क्या जानते थे, मदुरा। ढहते विश्वास कहानी के में कैसी समस्या का वर्णन है, बोलिए। बाढ़ की समस्या। अच्छा, दही वाली मागमा किस भाषा की कहानी है, बोलिए। कन्नड़ भाषा की। सीता के पुत्रों के नाम बताना। कैलाश नारायण और बिरजू। किसका वातावरण वल्लील अम्माल को भयभीत कर दिया, बोलिए लोग। राधा किसकी पत्नी है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के परिपूर्ण किस देश को माना है, शहनाई को सुशीर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है, बोलिए। संतु मछली लेकर क्यों भाग गए, डालने के लिए। बी ना मारिएगा, बी मारिए। राधा का परवाची बताइए। राधा गाय होगी कि गई होगी, राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है, बताइए। हो गया। कितना प्रश्न हो गया,
बस अब तीसर से अब हम लोग का भाग कौन सा है? मैथ। बोलिए, प्रश्न बढ़िया से आ रहा है? चुप नहीं लगा है? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो जब क्षेत्रफल की बात करता है तो क्या करते हैं? इसका रूट लगा देते हैं। तो जब रूट लगाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 3:2। देखिए तो ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर। तो जिसका जिसका बी है वो लड़ाई में है, जिसका नहीं है वो धीरे धीरे छटते जाइए। करो ठीक है। चलिए समझिए, आपके पास समकोण त्रिभुज, ठीक। तो समकोण त्रिभुज है तो मान लीजिए पी क्यू आर। अब भाई मानने की बात करो तो पी आर स्क्वायर यानी कॉन स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो बताइए हमारे सवाल में क्या है? पी क्यू है। पी क्यू है तो जाहिर सी बात होगा कि हाँ क्यू होगा। क्लियर है? जब ये क्यू होगा तो इसके अनुसार ये क्या बच गया? आर। तो पी क्यू आर। तो जाहिर सी बात है कि अब पी क्यू स्क्वायर होगा तो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हमेशा दिमाग में बात रखिएगा कि दोनों में आर है या दोनों में यहाँ जो भी होगा वही तुम्हारा समकोण बनाएगा। अब एक थ्योरी के लिए सारा थ्योरी काम करेगा, तो लिख देंगे दोनों में आर है वही पर समकोण बनेगा। किसी वृत्त के दो अलग बिंदु का देखो, ये गलती हो जाए नु तो बहुत दिक्कत के बात है। ठीक, ये कौन मॉडल है? देखिए यूट्यूब चैनल पर क्लास रिकॉर्ड चलेगा, इस पर ना बेइज्जत हुई लोग, है ना? तो जब तक हम नहीं डिलीट मारेंगे तो आपके प्रयास से डिलीट मारने वाला नहीं। हाँ भाई, चैनल हैंग करके डिलीट मरवा सकते हैं, नहीं तो दूसरा तो विजय है, उपाय नहीं। अब बेइज्जती कर देंगे ना तो और लड़का से इंटरेस्ट आएगा देखने के लिए। गर्ल्स हो गर्ल्स के तरह रहो, ठीक। ये बखान थोड़ी है। तो बिछाना उछाना कौन सा लेते हैं ना, यहाँ डाल देना नीचे और पढ़ते रहना। कब? कभी सुत के कभी बैठ के, इच्छा हो जाता टेबल पर फिर बैठ जाना। अब भाई मॉर्निंग में स्कूल नींद लग रहा है या आराम खोज रही है, दिन भर में इसको स्कूल में पढ़ना। चलो नाम नहीं रखे हैं कि लोग जानेगा कि हाँ, सारा दुविधा इसी में आ रहा है। प्रश्न कटे तो बोलिएगा लोग कि सर कट रहा है, आज जैसे हम भी बनाए तो कहिएगा लोग कि कट रहा है, ठीक। किसी वृत्त के दो अलग बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाओं की को क्या कहते हैं? बोलिए लोग। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा नहीं ना कहते हैं? पढ़ा है ना? यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता आंतरिक करता है तो बताइए, मान लीजिए कि यदि जीवा इसमें जीवा खींचा गया होगा, आई कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60। तो जाहिर सी बात होगा कि यो 60 होगा, यो 60 होगा। दूसरा ऑप्शन है? नहीं है, क्योंकि ए बी बराबर तो जाहिर सी बात होगा ए बी बराबर है। ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा की बीच का कोण क्या होगा? तो बस वही होगा 60-60, ठीक। अच्छा मान लीजिए भाई समझी पा हुआ है, अच्छा इसे भी मैथमेटिकल चला जाए, ये हमारा पता नहीं है, ठीक। एक्स मान लिए, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है तो ए बी बिंदुओं के बीच खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण पूछ रहा है। अरे ये नहीं पूछ रहा है,
पार्श्वंद्र, ये वृत्त है, ठीक। अब वृत्त है और ये ए और ये बी, ये कितना बना रहा है 60 डिग्री। हो रहा है ना कि यदि ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अब स्पर्श करके खींचता रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण पूछता, ये पूछता है, बताओ लोग का वही बतैले बानी नो कि 180 में से 60 घटा देब तो ई आ जाई, आ ई देले रही तो 180 में से घटा देब 100 तो ई आ जाए। यदि दोनों में से कोई भी दिया है 180 में से माइनस कर दो, तीसरा आ जाएगा। 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 120। हम समझ बैठे हैं कि ये इस तरह मान लो जीवा है तो क्या बन जाएगा, सब 60 बन जाएगा। हाँ 120 का क्वेश्चन पूरा पढ़ना जरूरी, और नहीं तो आधा में गया। ठीक, किसका किसका सही है, सही है नहीं, मतलब हमें नहीं आधा पढ़ के मार दिया था क्या पहला बार। कॉलम बताओ वहां बढ़ जाओ, इसमें क्या दिक्कत है, उससे प्रॉफिट ही होगा, जब हम बताएंगे तो इधर ढक जाता होगा, वहां रहेगा तो ना ढकेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची, देखो वृत्त की बात कर रहा है, एक वृत्त के बिंदु पर नहीं कर रहा है, एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना, मार दीजिए। ठीक, अगला कह रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं कि देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, फॉर्मूला एक इसी से बनाए थे, सेक स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब इधर स्क्वायर है तो उधर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होगा उसके हिसाब। अब वहां तो ए है, अब तो थीटा में दिया है, ए है तो ए मारिए अपना, जो थीटा आपके पास होगा वही मारिएगा। अच्छा यहाँ तनी सजेशन दीजिएगा लोग, आ रहा है चीज नहीं नहीं है, अभी नहीं है, अभी है या गया, यानी हमारा सीमा यही है, इधर ही बनाना ना, थोड़ा सा और छोटा कर दें। ठीक है, बनाने के लिए स्पेस बनाए हैं। प्रश्न पूछ रहा है कौशिक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 33, तो कौशिक को बदल दीजिएगा तो सेक स्क्वायर 33 हो जाएगा, वो हमारे पास क्या है tan स्क्वायर 33, अब वहीं ऊपर पढ़नी है सर, सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा माइनस में हो तो बराबर, ये cos 48 sin 42, sin 42 को तोड़ देंगे तो cos 48 कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहते हैं कि संख्या जब बार बार रिपीट करने लगे तो अपूर्ण संख्या, दशमलव के बाद जब भी संख्या हो हमेशा एगो बढ़ने लगे तो सीधा क्या हो जाता है अपूर्ण संख्या। ठीक, अगला प्रश्न है, सअभाज्य संख्याओं का औसत सबको जानता है, इसे बताने वाला जरूरत नहीं है, क्योंकि 5वें छठा से पढ़ना होता है, बताइए। एगो में डर है सके कि सही आएगा कि नहीं आएगा, तो सब बोलिए कितना आएगा,
उतने आवाज है इतना आदमी का। लिख दीजिए 2। इस प्रकार का प्रश्न हो तो समझिए कि प्रश्न पूरा पढ़ले बिना ना मरिएगा, ठीक। तो प्रश्न पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि m एक धनात्मक पूर्णांक हो, जो अगर जो m एक धनात्मक पूर्णांक है आपका, अब पूर्णांक में धनात्मक कहने का मतलब है कि आप प्लस ले सकते हैं, प्लस 1 2 3 4 5। तो m के जगह रखना है कोई ऐसा संख्या रखिए कि आपका रिजल्ट का दे विषम दे। तो ये 2 है तो समय देगा, 4 है तो समय देगा। हमारा एक ही कंडीशन पर विषम मिलेगा +1 पर। ना भरोसा है तो चेक कर लेते हैं। मान लीजिए 4m + 2 है आपके पास, तो यहाँ अगर जो 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 4 2 6। अगर जो यहाँ 2 करते हैं तो 4 दूनी 8 8 2। लेकिन अब वही फॉर्मूला 2 है, वहां 4 है तो आएगा। लेकिन यहाँ देखिए 4m + 1, 4 1 + 1 यानी 4 + 1 बराबर 5। पहले ही में विषम आ गया, तो ये हिसाब से हमारा तो यही ऑप्शन आंसर होगा, तो मार लेंगे। रैखिक बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या 3 4 गो होता है। कब होता है? एक होता है। चल ठीक है, याद है। रैखिक बहुपद का शून्याङ्क 1, द्विघात बहुपद का शून्याङ्क कितना 2, त्रिघात का 3, 4 घात का 5 घात का, अरे गिनती के समान होता है। एक घातीय का 1, उसी को रैखिक कहते हैं। द्विघातीय का 2, त्रिघातीय का 4 घातीय का, और ज्यादा जानने की जरूरत होता नहीं रहा। अब क्या कह रहा है कि इतना का एक शून्याङ्क है, तो बताइए 0 रखेंगे तो ये सब होगा? नहीं, तो आंसर ही नहीं है। 1 भरते हैं तो 1 भरेंगे तो 2 ही हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 3 है, तो 2 को माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8। -8 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा? नहीं। लेकिन इसमें सस्पिशन है कि एगो आपके इनमें से कोई नहीं दिया है। -1 भरते हैं तो यहाँ 2 के 2 रह जाएगा, -1 भरते हैं तो -3 तो +3 हो जाएगा, तो 3 2 5, और 5 में से 5 गया 0। यानी इसका जांच करने का तरीका होता है कि 2 गुने ये क्या करेंगे -1 के स्क्वायर, 3 गुने -1 -5। अभी तो 2 गुने 1 के 1 रह जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और -5 ये दोनों प्लस में है, तो 2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 5। 5 में से 5 घटाओगे क्या हो जाएगा, यानी जो 0 मान दे दे वही क्या होता है उसका शून्याङ्क होता है। क्या होता है? शून्याङ्क होता है। ठीक, अरे कोनो जरूरत नहीं, शाम तक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो जाएगा, जाके देख लेना, रात में देखना, 4 दिन बाद देखना, 2 बार देखना, तो बहुत आसान तरीका से समझा भी देते हैं कि आप लोगों को फायदा हो। अच्छा, ये कह रहा है कि px बराबर qx gx है, और px का घात कितना है 6। तो इस सवाल में सीधा कह देता है कि ऊपर 6 लिख दो और जीएस के घात लिख दो 2, तो कटियो मत घटाइयो, बाटा ने कर बोलो कि गलती हो जाएगी, मार मन दियो सट भाग में पावर घटल है, पढ़ले बड़ा लोग नो, तो पावर घटा दियो लोग का आंसर होके के चाहिए। जिन जिन 3 मरले बड़ा उनकर सबनी के सही है, 4 होगा। चलो ठीक है। अच्छा, कह रहा है बहुपद का शून्याङ्कों का योग, तो शून्याङ्क क्या होता है अल्फा, और तो अल्फा इंटू बीटा शून्याङ्कों का योग हो गया, प्लस होगा। चलो ठीक, ठीक है। अल्फा बीटा बराबर C/A -B/A, तो -B के जगह क्या है 11, माइनस में 11 होगा तो हम क्या पढ़ाए हैं कि प्लस लिखना, टेंशन ना रखना चिन्ह, यहाँ प्लस होगा तो माइनस से में लिखना, अब माइनस होगा तो प्लस में लिखना। ए के जगह 6 है कि 3 है,
तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर। सी नंबर होगा। अब बी में क्या दिक्कत है? सी अच्छा, उसका विपरीत है, ऊपर है मत कहना, सब उसके विपरीत। अच्छा, यही कह देता कि शून्याङ्कों का प्रतिलोम ज्ञात करें, शून्याङ्कों का योगफल का प्रतिलोम, तो मान बदल देते। नहीं। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का वास्तविक संख्याओं के समूह में कितने हल हो सकते हैं? देखो, दो चर होके रैखिक समीकरण होके, तो मान लो कि इनमें वास्तविक संख्याओं के समूह कितने हल होंगे? इनमें से कोई नहीं ना हो सकता। बोलो। ना समझ लो लोग। अरे देखो, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण होला नो, तो ओकरा लगी कोनो कंडीशन लागू ना होला, जितने मान भर जीवो उतने मान आवत। अच्छा, यहाँ एक भरब तो कुछ है, दो भरब तो कुछ है, तीन भरब तो और कुछ है, माइनस में भरब आई, प्लस में भरब आई, अनगिनित आई, तेमें अनगिनित तो देले नहीं छे, तो मार दो कोई नहीं। अब सबसे ज्यादा नियम लागू होला दो समीकरण। दो समीकरण में तोरा दो तीन गो कंडीशन बा, अद्वितीय हल, अनगिनित हल आ कोई हल नहीं, तीन हल वाला बात है। अद्वितीय हल माने एक ही हल हुई, दूसरा हल ना हो। अनगिनित हल मतलब अनेक हल आ कोई हल नहीं, सबके फार्मूला होला। अद्वितीय हल के फार्मूला क्या होला? a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा, ये ना होता है। अनगिनित के लिए सब बराबर होता है, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। इसके लिए क्या होता है? a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा इक्वल टू नॉट c1 बटा। तब हमारे पास दो को समीकरण है, पहला 2x3y तो 2, और ओहाड़ी वाला में कितना है? 4, बराबर कर देंगे। यहाँ क्या है? 3, उधर कितना है? 6, यहाँ कितना है? 5, यहाँ कितना है? 15, 2 दूनी 4, 3 दूनी, 6, अब पंक्ति आई, 15। यानी देखो ये 2 को बराबर आ गया, आई बराबर, तो कौन सा फॉर्मूला पर है? तो क्या होगा आंसर? कोई हल नहीं। जब ऑप्शन हो वहां सब फॉर्मूला लिख दीजिएगा ना, तो फॉर्मूला हमेशा याद रहता है। देख, मैं तो जो भी बनाइए उसका जहां फॉर्मूला लगने वाला है उसके बगल में जरूर लिखिए या उसके नीचे लिखिए, सवाल के उस लाइंस के जो फॉर्मूला जहां इस्तेमाल कर रहे हैं वहां नीचे लिख दीजिए फॉर्मूला, वो दिमाग में हमेशा रहेगा, सवाल भी मतलब सेपरेट और सही बनेगा। और है अगला सवाल कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत होता है तो दो कंडीशन होता है, क्या तो प्रतिच्छेदित करेगा या तो संपाती होगा। 80 तक खत्म। अब बात करते हैं 81 से। बिंदु 6 माइनस 5 और माइनस 2 11 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य का नियामक यदि 2p हो तो p का मान ज्ञात, यानी मध्य बिंदु ज्ञात कर रहा है ना, तो मध्य बिंदु में हमारा p दिया है, तो इसमें भी दूसरा दूसरा लिया जाए, तो -5 प्लस 11 बटा 2 बराबर क्या लिखना है? p। 11 में से 5 जाएगा कितना होगा? 6 5 11, काट देंगे तो 3 दूनी, देखिए तो ऑप्शन है, लिख दीजिए। अच्छा, इसका कोटि पूछ रहा है, बताइए पहला भुज या दूसरा, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा। अच्छा समझिए, आपके पास सेक स्क्वायर 10 डिग्री और कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक, तो हम दोनों में से किसी को भी बदल सकते। कॉट को बदलेंगे तो कॉट को लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर 90 में से 10 घटा सकते हैं, 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा।
अब सबको जानते हैं कि इसका जब tan में तोड़ेंगे तो tan स्क्वायर 10 डिग्री होगा थीटा के बराबर। फॉर्मूला क्या लगता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। फॉर्मूला यही होता है। तो ये फॉर्मूला के अनुसार लगाएंगे तो sec स्क्वायर 10 और माइनस ए बी का हो जाएगा tan स्क्वायर 10 हो गया। और जब tan 10 हो गया तो ये फॉर्मूला वही लिखे हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये भी 1 हो गया। तो 1 ऑप्शन है दिया हुआ, यस सर। देख लीजिए। जी क्या कोनो विशेष बात है? हाँ, विशेष बात है तो बोलो, हम लोग समझ रहे। अब गिनने का कार्य है। अब तो 20 हुआ है, 20 का 20 सही हो जाता, कॉन्फिडेंस है लड़का पर नहीं जान रहा है कि 20 के 20 18 12 के 15 के 15 गलत होगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक इतना इतना है तो इसके केंद्र का नियामक ज्ञात कीजिए। एगो कट गया है काजी, हाँ पे दो, हाँ अच्छा हमें नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई देगा। अच्छा बन आ रहा है ना सवाल। हाँ तो नियामक ज्ञात करने के लिए एक ही फॉर्मूला है कि बाटा 3 कोमा बाटा 3। सबके पहला है, पहला लिख देंगे -1 +5 और दूसरा में क्या है 8 5 कितना होता है, दोनों जुटेगा ना जी, ठीक। तो 8 5 13 में से एक जल जाएगा तो कितना हो जाएगा, चढ़ती आई। पहला ऑप्शन किसमें 4, ये है ना। तो दूसरा देखने का जरूरत है, देख लीजिए जरूरत है तो क्या दिक्कत है। 0 -2 +2 0 हो गया पूरा, भाग 0 4 0 आंसर मार दीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। एगो फॉर्मूला शायद बताया थे, 36/7 गुने 8 बताए थे ना। अर्धवृत्त की परिमिति बराबर होता है 36/7 गुने 8, ठीक। तो बताइए 36/7, आर का मान क्या है 7, 7 से 7 काट दीजिएगा तो 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन है तो मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बल्कि नोट भी कर लीजिए, ठीक। क्योंकि बरसात का मौसम है, कहीं डाटा ना आए, मोबाइल का नेटवर्क काम ना करे, अब कहीं जल्दी जल्दी रिचार्ज भी नहीं होगा। यहाँ रेट महंगा रहा है, सुविधा 0 है, ठीक। रुपया सबको चाहिए, फैसिलिटी डुप्लीकेट देगा, पैसा लेता लोग, लिए रहा है लोग, सुविधा कराम कराम देता। जितना जियो का फ्री में नेट चलता था उतना आज पेमेंट पर नहीं चलता है ना जी। जियो नया नया मार्केटिंग किया था तो साल भर लोग को फ्री दिया था, खूब चलाया लोग, फ्री जम के नेट फ्री दे रहा था, तो मजेदार दे रहा था, लोगों को चस्का लगा दिया, सब नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगा। अच्छा फ्री नेट जब दे रहा था, कॉलिंग दे रहा था, तो आप उससे कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि आपका डाटा ये काम नहीं कर रहा है, फोन नहीं लग रहा है, कर सकते हैं। आज लोग रिचार्ज करा रहे हैं तो और किस में कॉल कर रहा है, ठीक। तो लोग पेमेंट देता है तो सरल टमाटर का कर देगा, भाई लोग पैसा ले रहा है, लोग 28 दिन का महीना बना दे रहा है, और उसी के कंपनिया में कोने कर्मचारिया फट रहा होगा तो 28 दिन पर दे रहा होगा कि थोड़ा महीना लग गया, नहीं। सरकार कोई नियम नहीं बनाती है तो क्या किया इससे, और नहीं बनाती है कि जानवे करते हैं इनकम का स्रोत वही है। भारत छोड़ के भागा लोग तो बुझ रहा है कि खतरा बेरोजगार और बढ़ जाए। चलिए टॉपिक पे आता है,
किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 4 गो 5 गो कहो खींचल जा सकेगा। हाँ जी, कोई वृत्त है, वृत्त के कहीं से बाहर बिंदु लेते हैं तो 2 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। मान लिया वृत्त है, यहाँ बिंदु लेते हैं, एगो इधर स्पर्श कराइएगा, एगो इधर स्पर्श कराइएगा, तो 2 होगा ना। अच्छा, जो कल पढ़ाए हैं पीछे वृत्त का लेसन पढ़ाए हैं, उससे तो 4 गो है कि नहीं क्वेश्चन? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो 1 प्लस कॉट है तो आज बताइए कि 1 प्लस tan होता है तो सेक, तो 1 प्लस कॉट होगा तो कॉसेक। मारिए कॉस, हो गया। अच्छा, एक और बात, सबको जानते हैं कि ये दोनों मिला देंगे तो 1, ये दोनों मिला देंगे तो 1, तो 1 गुने 1 क्या हो जाएगा? 3। अब बताना पड़ेगा कैसे 1 होगा। इसको tan है, इसको ये दोनों का पूरा हो रहा है 10 और 80, दोनों जोड़ देंगे तो 90 के बराबर हो जाता है, 10 और 80। तो यानी एगो को जैसे कोट में बोल देंगे तो एगो tan थीटा और cot थीटा मल्टीप्लाई में होता है तो मान 1 आता है। यानी फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो इसको tan इसको cot में बदल देंगे तो ये cot का 10 डिग्री, तो tan cot मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इसको भी बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 1 गुने 1 क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, ये हो गया। अब सबको जानता है tan 60 का मान √3 होता है, तो वही sec 60 का मान लिख देंगे। तो sec 60 का मान लिखेंगे तो 2/√3 होना चाहिए यार, 2 होना चाहिए खाली, यही होगा ना, 2 क्वेश्चन है। ये सब किसका होता है? साइन और कोस का, तो ये तो होगा ही नहीं, इसके विपरीत ही वाला होगा, तो इसके विपरीत 2 है, 2/√3 और 2। अब देखेंगे कि tan 60 की बात कर रहा है तो सेक कोसेक सेक और कोस मिलता जुलता है, तो सेक का कॉस मिलता जुलता है, तो सेक 60 का मान ज्ञात करने से पहले कॉस 60 का मान ज्ञात कर लो। मान लो नीचे नहीं जानते हो, कॉस साइन को सबको पता होता है, tan का 3 पर कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 1/2, तो इसका ही पलट जाएगा तो 2/1, यानी क्या हो जाएगा? 2। ठीक, हमेशा याद रखना सर, tan का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक। तो सीधा मान है तो उसमें शौक देगा हमको कि भाई वो नहीं होगा। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि अपरमेय नहीं है, तो अपरमेय ये भी है, अपरमेय ए भी है, अपरमेय ए भी है, तो 3 को सीधा अपरमेय दिखाई दे रहा है और नॉन ऑफ दिस है नहीं, तो डी नंबर मारेंगे, हल क्या करेंगे? मारा ना। जॉन फुला फील्ड में आपको ललकार रहा है कि हम देखो ये ऐसा बढ़िया है, तो किसको जाके लड़िए? जो सब बढ़िया है तो देखिए कौन कौन जोड़ा है, यानी इसमें ऑप्शन कोना में कौन लुकाया है? डी। जाहिर सी बात होगा, सामने वाला नहीं होगा तो कोई ना बचा, इनमें से कोई नहीं होगा एक ऑप्शन, तो अब हम सोचेंगे कि भाई इसको हल करके देखा जाए तो है कौन, या बीपीएससी का एग्जाम दिया जाता है तो ऑप्शन ही रहता है, इनमें से एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो अब हमारे पास 3√75 अब बाटा है √48, तो 25 आई 16 दिया। अच्छा, 3 का 3 छोड़ दिए, 25 का 5 और 16 का 4, रूट से बाहर परमेशर, हमारा ढूंढना यही है ना। चलिए, ये पेपर में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अल्फा बीटा लिखना चाहिए तो लिख दिया है ए और बी। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना का शून्यांक है, तो अल्फा प्लस बीटा मान ज्ञात कीजिए, तो सीधा हो जाएगा -3 है तो +3, ये ना होगा, चूंकि x का मान x² का तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो क्या हो जाएगा सीधा। अगला प्रश्न कर रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 1/x - 2 के शून्यांक होंगे, तो इसको तोड़ दीजिए पहले। x², अच्छा 6 से गुना कर देंगे तो 6, यह हो जाएगा x, यह हो जाएगा 6 दूनी की 12। क्लियर है? अब इसका गुणनखंड निकालिए, नहीं हो रहा है, गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x², 12×6 72,
8 नावा तो लिख दो +9x - 8x - 12 बराबर, दोनों में 3 है 3 निकाल लो, दोनों में x है x निकाल लो, 3 निकाल लेंगे 3 दूनी 6, 3 निकाल लिए तो 3 3 की 9, x तो निकलिए गया। अच्छा इसमें से 4 निकाल दो तो 4 दूनी 8, माइनस निकाल दो तो प्लस। अच्छा चौथी आई, यानी बात हो गया यहाँ 3x - 4 का, आई बात हो गया 2x + 3 का। ये को मान आएगा 4/3, देखा जाए 4/3 एगो यहाँ है माइनस में नहीं, यहाँ माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में होगा, -3/2 -3/2 यही आ गया बी नंबर का। जो प्लस में रहता है यहाँ वो माइनस में जोड़ देता है, जो माइनस रहता है वो किस में रहता है, प्लस में। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना, तो लौसा पूछ रहा है ना, तो 21 66 में 19 से भाग दे दे, बोलो का दे 19 से कम 19, कितना बची 2 6, फिर 19 से कम 19, कितना बची 7 6 4 100। यदि बहुपद px का एक गुणनफल जो है x + 1 हो तो बहुपद का एक शून्यंक -1 हो जाएगा, +1 है तो क्या हो जाएगा -1। धीरे धीरे हम लोग मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। कौन सा मंजिल? 2025 के एग्जाम के तरफ। ठीक, अब धीरे धीरे कैलेंडर पर डेट गिनना कम डाउन शुरू कर दीजिए लोग। समीकरण निकाय 6x² - 2y + 9 = 0, और दूसरा समीकरण है 3x - y + 12 = 0, तो अब इसका भी लिख सकते दीजिए 6/3 बराबर -2/-1, यहाँ कुछ नहीं है 9/12, 6 3 दूनी 6, ये माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, ये दोनों बराबर है, ये तो हटाइए बात, दोनों बराबर हो गया तो दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, जी समानांतर होगा ना, कोई हल नहीं है, कोई नहीं हल होगा तो क्या होगा, काटेगा तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो एक हल, दोनों तीनों बराबर जाता तो समपाती। ये कह रहा है कि लौसा निकालिए, तो लौसा निकालना है तो 2 पर 3 सीधा लिख दो, बचपन वाला याद रखो, 2 पर 3 यानी 2 गुने 2 गुने हो गया, 3 को 2 हो गया, एगो 3 एगो 5 बी। अच्छा एगो देखो कैपिटल में दिया है, एगो स्मॉल में दिया है, उनको का प्रिंट देखो, सुधार लेना सब। अच्छा बी बराबर क्या दिया है, 2 4 गो है, अब 5 है 7 है। लौसा में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है कि जो मिले या ना मिले सब लिखाता है, तो 5 को 2 हो जाएगा कि 4 गो, 4 को 2 हो जाएगा, चूंकि ये वाला छोड़ देंगे, एगो 3 हो जाएगा, एगो 5 हो जाएगा, एगो 7 हो जाएगा। अब देखा जाए 7 से भाग लगेला कौन बा हो, 40 में तो लागी ने हो ही ने, 7 8 56 बा, यहाँ देखल जाओ गुना करे से बढ़िया बाकी 7 से भाग देख लो, देखा को बता चाहे गुना कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 की 24 के 7 से गुना करो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, आ 2 हसिलिया जोड़ दें तो कितना हो जाए 16, एगो चीज 1680 बा, लिख दो। अगला सवाल है, किसी द्विघात बहुपद के शून्याङ्क यदि 5 और -3, तो किसी द्विघात बहुपद का शून्याङ्क 5 और -3 हो तो गुना कर देंगे तो पंक्ति आई, तो सवाल में -15 है तो आंसर में भी -15 ढूंढनी है, 2 गो है, गड़बड़ हो गया, एक रहता तो टन से गिर दिया जाता, इनमें से कोई नहीं भी है, एक प्लस पॉइंट। अब 5 और 3 -2, यहाँ क्या हो जाएगा -2, 5 प्लस होगा लेकिन क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 हो गया, तो सवाल में यहाँ +2 है तो आंसर में हमारा -2 होना चाहिए, यानी सी हो। अच्छा चलो नहीं तो बना के देख लिया जाए,
द्विघात फॉर्मूला बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू फॉर्मूला ये होता है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का लिखेंगे 5 माइनस 3 एक्स प्लस 5 गुने माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 3 गया, कितना हो गया 2x, अब पंक्ति आई तो माइनस 15, मिल गया आंसर। ये वो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से बना लीजिए। आगे कह रहा है कि सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए पहला पद में से पिछला पद घटा, पिछला पद में से अगला पद घटा देंगे प्रथम पद। अब बताइए -6 माइनस माइनस 10 करेंगे तो उस जगह -6 माइनस माइनस प्लस, यानी कितना काउंट है, जाहिर सी बात है कि आगे के तरफ बढ़ रहा है तो प्लस ही होगा, माइनस वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। पीछे में घटता रहे तो माइनस आता है, सब हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, यानी 3 गो होगा द्विघात समीकरण, बाकी एगो नहीं होगा। तब हम देखते हैं 3 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर द्विघात समीकरण है। अच्छा यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर ये भी द्विघात समीकरण है। अच्छा यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है, तो सी न। इसी के साथ हम लोग का आज का ये डिस्कशन क्लास समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए, और जितना हो सके सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश किया जाए। ठीक।